हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इंडियन पॉलिटी का ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है और आज के इस लेक्चर में फ्रेंड्स हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 1 है हमारा, पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच इज नथिंग बट यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो इसको आज हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स पीवाईक्यूज के माध्यम से। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी में आप देखेंगे आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक के प्रोविजंस को कवर किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, बेयर एक्ट के अंतर्गत। तो यहाँ पे फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर टॉपिक से आपके जितने भी पीवाईक्यूज आए हैं अभी तक यूपीएससी या यूपीपीएससी एग्जाम में, आरओ के एग्जाम में, तो इन सभी को आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके सामने है, इंडियन पार्लियामेंट हैज पावर टू क्रिएट अ न्यू स्टेट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। पार्लियामेंट के पास शक्ति है नया राज्य बनाने की, तो संविधान का कौन सा प्रोविजन या कौन सा अनुच्छेद संसद को यह शक्ति प्रदान करता है। 4 आर्टिकल फ्रेंड्स यहाँ पर लिखे गए हैं, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 एंड आर्टिकल 4। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं हम लोग कि जो हमारा पार्ट 1 है कॉन्स्टिट्यूशन का वो हमें क्या क्या डिटेल बताता है। तो फ्रेंड्स, अगर हम पार्ट 1 की बात करें कॉन्स्टिट्यूशन के, तो यहाँ पर इसका टाइटल क्या है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। यहां पर फ्रेंड्स आपके 4 आर्टिकल मौजूद हैं। तो पहला आपका जाता है आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 हमें क्या जानकारी देता है, तो इन जनरल हम कह सकते हैं कि यहां पर लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत shall be the union of states, union of states। तो यहां पर हम देखेंगे फ्रेंड्स कि यहां पर हमारी कंट्री के 2 नाम लिखे हुए हैं, पहले तो इंडिया और भारत दोनों लिखे हुए हैं, और इंडिया को क्या बताया गया है, तो इट शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो यह स्टेट्स का यूनियन है। अब यहां पर 2 इंपॉर्टेंट बातें आपको ध्यान रखनी है कि ये जो यूनियन लिखा हुआ है, तो ये यूनियन जो इंडिया हमारा यूनियन है, ये किसी पैक्ट के द्वारा नहीं है, किसी कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा नहीं है, कोई पैक्ट साइन नहीं हुआ है, नो पैक्ट फॉर द यूनियन। और जो स्टेट से यूनियन में एडमिट हुए हैं, जो स्टेट्स यूनियन में शामिल हैं, वो किसी पैक्ट से शामिल नहीं है। हम कह सकते हैं किसी पैक्ट या कॉन्ट्रैक्ट से ये शामिल नहीं है। तो नो पैक्ट नो कॉन्ट्रैक्ट यहां पर भी है और नो पैक्ट यहां पर भी है, ठीक है। तो मतलब वी कैन से दैट इन दिस वे, जो स्टेट्स हैं, यहां से हमें क्या पता चलता है कि जो स्टेट्स हैं दे आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ द यूनियन, इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडियन यूनियन, इंडियन यूनियन, और in other words we can say that they have no right, they have no right to secede from the union। इनके पास कोई अधिकार नहीं है राज्यों के पास हमारे यूनियन से अलग होने का। क्यों? क्योंकि ये किसी पैक्ट का परिणाम नहीं है, ठीक है। तो एक तो बात ये हो गई, इसीलिए आप देखेंगे कि इंडिया को क्या कहा जाता है कि इंडिया हैव इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन, इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन, इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन विद डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, विद डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। तो यहां पर आप देखिए जो यूनियन है उसको इनडिस्ट्रक्टिबल बोला जाता है कि मतलब ये विनाशकारी नहीं है। वहीं पर अगर हम स्टेट की बात करें तो ये जिन स्टेट से मिलकर बना हुआ है तो वो आपके डिस्ट्रक्टिबल है। और ये जो पर्टिकुलर चीज है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कहीं ना कहीं यूनिटरी फीचर प्रदान करता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां पर यूनियन हमारा ज्यादा स्ट्रांग है इन कंपैरिजन टू द स्टेट्स। अब स्टेट्स को डिस्ट्रक्टिबल क्यों बोला गया है, स्टेट विनाशकारी क्यों है? क्योंकि यहां पर फ्रेंड्स हम देखेंगे अभी आर्टिकल 1 के बाद जब आर्टिकल 2 हम देखते हैं तो यहां पर, और आर्टिकल 3 जब देखते हैं तो इन दोनों आर्टिकल में क्या बताया गया है। अगर सबसे पहले हम आर्टिकल 2 की बात करें तो यहां पर
किसी भी नए राज्य को एडमिट और इस्टेब्लिश करने की बात की गई है इंडियन यूनियन में। और जो आर्टिकल 3 है हमारा, ये आप कह सकते हैं किसी नए राज्य को क्रिएट करने की बात करता है। किसी नए राज्य को क्रिएट न्यू स्टेट, नए राज्य को क्रिएट करने की बात करता है। यहीं पर आर्टिकल 3 में क्या बताता है कि पार्लियामेंट हैव द पावर टू डू बोथ दीज थिंग्स। आर्टिकल 2 और 3 में ये जो एडमिट और स्टेब्लिश या क्रिएट करने की पावर है किसके पास है, तो वी कैन से दैट इट इज द पावर ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट ये दोनों काम कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा आर्टिकल 3 में लिखा है कि पार्लियामेंट हैव द पावर टू इंक्रीज डिक्रीज, we can say that to increase decrease area of any state, area of any state। साथ ही साथ ये अल्टर कर सकता है नेम एंड बाउंड्री ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट, नेम एंड बाउंड्री, ठीक है। तो आप देखेंगे नेम और बाउंड्री को अल्टर किया जा सकता है, किसी भी राज्य के एरिया को घटाया बढ़ाया जा सकता है, मतलब कि वे डिस्ट्रक्टिबल नेचर के हैं, ठीक है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात आपको ये याद रखनी है, आर्टिकल 3 में एक बात और लिखी गई है कि इंक्रीज डिक्रीज कर सकता है, अल्टर कर सकता है, नेम एंड बाउंड्री अल्टर कर सकता है किसी भी स्टेट की। साथ ही साथ इट कैन यूनाइट टू और मोर स्टेट्स, मोर स्टेट्स। अब यहां पर जो स्टेट है ध्यान रखिएगा, जब यूनियन की बात आती है आर्टिकल 3 में, जब दो स्टेट्स को मिला करके एक, सपोज कीजिए दो राज्यों को मिला करके एक राज्य बना दिया जा रहा है, तो इसमें ये वाला जो स्टेट है ये केवल और केवल राज्यों को ही इंक्लूड करता है, मतलब स्टेट्स को ही इंक्लूड करता है। लेकिन अगर हम एरिया घटाने बढ़ाने की बात करें तो ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, मतलब स्टेट्स के लिए भी और यूटीज के लिए भी। उसी तरह अगर हम अल्टर नेम एंड बाउंड्री की बात करें तो ये भी दोनों के लिए एप्लीकेबल है, स्टेट्स के लिए भी और यूटीज के लिए भी। लेकिन अगर यूनाइट करने की बात करेंगे आर्टिकल 3 के तहत, तो ये केवल और केवल स्टेट्स के लिए लिखा गया है, यहां पर यूनियन टेरिटरीज अप्लाई नहीं होती हैं, ठीक है। तो ये तो आपका आर्टिकल 2 और 3 था। इसके बाद फ्रेंड्स अगर हम आर्टिकल 4 की बात करें, थोड़ा कलर चेंज करते हैं और यहीं पर आपको आर्टिकल 4 हम देख लेते हैं क्या है। तो अगर आर्टिकल 4 की बात करें तो ये क्या बताता है, ये कहता है कि एनी लॉ मेड अंडर आर्टिकल 2 एंड 3, यदि कोई भी नया स्टेट बनाया जा रहा है आर्टिकल 2 और 3 का उपयोग करके, मतलब कोई भी नया स्टेट आर्टिकल 2 में एडमिट या एस्टेब्लिश किया जा रहा है या आर्टिकल 3 के माध्यम से क्रिएट किया जा रहा है, तो फिर हमें फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल में अमेंडमेंट करना पड़ेगा। ये आर्टिकल 4 हमें बताता है, ठीक है। क्या बताता है कि लॉज मेड अंडर 2 एंड 3 प्रोवाइड फॉर अमेंडमेंट इन फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल, फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल। अब फर्स्ट शेड्यूल में क्या है, तो आप देखेंगे फर्स्ट शेड्यूल में यूनियन और उसकी टेरिटरीज के नाम लिखे हुए हैं। तो अगर कोई भी नया राज्य बनाया जाएगा, एडमिट किया जाएगा, स्टेब्लिश किया जाएगा, तो उसका नाम तो हमें इंक्लूड करना ही पड़ेगा फर्स्ट शेड्यूल में। ठीक उसी तरह अगर फोर्थ शेड्यूल की हम बात करें फ्रेंड्स, तो यहां पर एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा की बात की गई है। तो अगर कोई भी नया राज्य बनाया जा रहा है तो राज्यसभा में उसके सीटों का आवंटन हमें करना पड़ेगा। तो फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल में अमेंडमेंट प्रोवाइड करता है आर्टिकल 4 इफ एनी लॉ मेड अंडर आर्टिकल 2 एंड 3। तो ये हमारा फ्रेंड्स फर्स्ट पार्ट था, यूनियन एंड टेरिटरी, पार्ट 1 to 4 ये कवर करता है। अब इस पर्टिकुलर टॉपिक पे आप देखेंगे अभी कि एग्जाम्स में कितनी तरह से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि इंडियन पार्लियामेंट हैज पावर टू क्रिएट न्यू स्टेट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। नया स्टेट बनाने का अधिकार या शक्ति पार्लियामेंट को, संसद को कौन सा आर्टिकल प्रोवाइड करता है। यहां पर क्रिएट करने की बात की गई है, एडमिट और स्टेब्लिश करने की बात नहीं। तो क्रिएट करने की बात अभी हमने देखा कि आर्टिकल 3 के माध्यम से होती है, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 1 2 3 ये 4 ये हमने सारे डिस्कस कर लिए। अगर आर्टिकल 2 की बात करें तो ये बात करता है क्रिएट करने की, ये बात करता है एडमिट एंड स्टेब्लिश करने की। अब इसमें डिफरेंस क्या आपको समझ में आ रहा है एडमिट, स्टेब्लिश और क्रिएट में, कि एडमिट हम किस राज्य को करेंगे या स्टेब्लिश किस राज्य को करेंगे। तो ध्यान रखिएगा अगर पहले से कोई राज्य मौजूद है, लाइक अगर हम बात करें गोवा, पुडुचेरी, ठीक है, इसके अलावा सिक्किम,
तो इन सभी को एडमिट और स्टेब्लिश किया गया था इंडियन यूनियन में। क्यों? क्योंकि पहले से मौजूद थे। मतलब एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट्स, जो पहले से मौजूद हैं, तो वो बात आर्टिकल 12 करता है। वहीं पर अगर हम आर्टिकल 3 की बात करें फ्रेंड्स, तो ये आप देखेंगे कि आंध्र प्रदेश की जो बाउंड्री थी उसको कम कर दिया गया और एक नया स्टेट डेवलप कर दिया गया, तेलंगाना। तो आप कह सकते हैं इसका एग्जाम्पल है तेलंगाना। ठीक है, तो अब आपको आई होप कि मतलब अंतर समझ में आया होगा एडमिशन, एस्टेब्लिशमेंट और क्रिएशन का। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 ऑप्शन, आर्टिकल 3 सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, द पावर टू कार्व आउट अ न्यू स्टेट इज वेस्टेड इन। नया राज्य बनाने की शक्ति किसके पास है? तो अभी हमने देखा आर्टिकल 2 और 3 के माध्यम से हमारा संविधान संसद को या पार्लियामेंट को यह शक्ति प्रदान करता है। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस मेंस 2008 में पूछा गया था। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंपावर्ड टू अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो अभी हमने देखा कि जो आर्टिकल 3 था हमारा, ये क्या कर रहा था? अल्टर, पार्लियामेंट कैन अल्टर द नेम एंड बाउंड्रीज ऑफ एनी एग्जिस्टिंग स्टेट्स इन इंडियन यूनियन। ठीक है, तो पार्लियामेंट को शक्ति आर्टिकल 3 प्रदान कर रहा है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका यूपी पीसीएस मेंस 2015, इसके अलावा यूपी आरओ का एग्जाम हुआ था मेंस का 2014 में, उसमें पूछा गया, और उससे पहले यूपी पीसीएस मेंस 2013 में पूछा गया। तो आप देखेंगे 13, 14, 15 लगातार ये 3 साल क्वेश्चन पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर आरओ एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, विद रेफरेंस टू द फेडरल सिस्टम इन इंडिया, भारत की जो परिसंघ प्रणाली है उसके संबंध में आपको 2 स्टेटमेंट यहां पर लिखा गया है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट का चुनाव करना है। तो पहला लिखा हुआ है कि स्टेट्स हैव नो राइट टू सेसीड फ्रॉम द यूनियन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये बिल्कुल सही है, अभी हमने बात कर ली इसकी कि जो स्टेट्स हैं दे आर डिस्ट्रक्टेबल इन देयर नेचर विद इनडिस्ट्रक्टेबल नेचर ऑफ द यूनियन। तो हम कह सकते हैं आर्टिकल 1 हमें ये जानकारी देता है, पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसके बाद फ्रेंड्स इसका जो दूसरा स्टेटमेंट है, जस्ट एडवोकेसी ऑफ सेसेशन विल हैव द प्रोटेक्शन ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। अब ये बात इसमें ये बताया जा रहा है कि जो स्टेट्स हैं अगर वो अलग हो सकते तो उनका जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वो प्रोटेक्टेड रहता या वो संरक्षित रहता। तो फ्रेंड्स अगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करें तो इट इज अ फंडामेंटल राइट गारंटीड अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। जो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए है वो हमें, या सिटीजन्स को आप कह सकते हैं, दिस राइट इज गिवन टू द सिटीजन्स, सिटीजन को ये राइट प्रोवाइड करता है। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। अब डिटेल में यहाँ पर टोटल 6 राइट प्रोवाइड किए गए हैं सिटीजन को, तो उन 6 राइट्स को हम फंडामेंटल राइट सेक्शन में पढ़ेंगे। अगर मोटी मोटा मैं आपको बताऊं तो जो सब क्लॉज ए है उसमें आप कह सकते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अगर सब क्लॉज बी की बात करें आर्टिकल 19 क्लॉज 1 के, तो यहाँ पर टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स की बात की गई है। अगर क्लॉज सी की हम बात करें तो एसोसिएशन, यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने की आप कह सकते हैं शक्ति मिल जाती है या राइट मिल जाता है। इसके बाद अगर डी की बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। जो आपका अगला है ई वाला पोर्शन है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई, तो इसमें आपको दिया गया है कि आपको भारत के किसी भी पार्ट में रिसाइड और सेटल होने का अधिकार है। और जो आखिरी राइट प्रोवाइड करता है वो ये कहता है कि वे यू हैव द राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। आप कोई भी बिजनेस, कोई भी प्रोफेशन ऑक्यूपाई कर सकते हैं। लेकिन अब ये सारे राइट दे आर नॉट एब्सोल्यूट इन देयर नेचर, ये एब्सोल्यूट नेचर के नहीं है, दे आर रिस्ट्रिक्टेड बाय सम रिस्ट्रिक्शंस गिवन अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 2। ये आपके जितने भी राइट्स हैं ये आर्टिकल 19 क्लॉज 1 के सब क्लॉजेज में हैं, ए बी सी डी ई। लेकिन आर्टिकल 19 क्लॉज 2 जो कहता है वहां पर आप कह सकते हैं इन सभी राइट्स के रिस्ट्रिक्शंस मौजूद हैं। ठीक है, तो दे आर नॉट एब्सोल्यूट इन देयर नेचर। तो ये चीज सिटीजन को प्रोवाइडेड है, तो ये स्टेट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है। और ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2019 में ऑलरेडी पूछा चुका है प्रीलिम्स में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद, इन विच ईयर वर द इंडियन स्टेट्स रीऑर्गेनाइज्ड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। किस साल में आप कह सकते हैं कि जो राज्य हैं भारत के उनको रीऑर्गेनाइज किया गया था लिंग्विस्टिक बेसिस पर या भाषाई आधार पर। रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट्स का कब हुआ था?
तो आप देखेंगे फ्रेंड्स, जो सबसे पहला इंस्टेंस हमें देखने को मिलता है वो मिलता है आपका 1 अक्टूबर 1953 को। 1 अक्टूबर 1953 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आप कह सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक स्टेट लिंग्विस्टिक बेसिस पर क्रिएट किया जाता है, जिसका नाम है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, तो आप इसको कह सकते हैं फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है। अब फ्रेंड्स 1953 में जब आंध्र प्रदेश को लिंग्विस्टिक रिकॉग्निशन दे दिया गया, तो जो बाकी के एरिया थे कंट्री के, जहां से भी ये डिमांड उठ रहा था, उन सभी ने आप कह सकते हैं डिमांड करना स्टार्ट कर दिया। और गवर्नमेंट को इन प्रेशर हम कह सकते हैं कि 1956 में जो राज्य हैं उनका रीऑर्गेनाइजेशन करना पड़ा लिंग्विस्टिक बेसिस पे। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 1953 में ही डिमांड के उठते ही आप देखेंगे कि एक कमीशन अपॉइंट किया जाता है, फजल अली कमीशन। जो फजल अली कमीशन है फ्रेंड्स, इसके रिकमेंडेशन के आधार पर 1956 में हम कह सकते हैं कि जो स्टेट्स हैं उनका रीऑर्गेनाइजेशन किया जाता है लिंग्विस्टिक बेसिस पर। तो जो पहला लिंग्विस्टिक स्टेट था इंडिया का जिसका भाषाई आधार पर रीऑर्गेनाइजेशन किया गया था, वो आपका था आंध्र प्रदेश। ठीक है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका पीसीएस प्रीलिम्स 2018 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इज, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2008 में पूछा गया था। इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, आर्टिकल 1 में क्या बताता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब यहां पर ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आर्टिकल 1 में आप देखेंगे एक टर्मिनोलॉजी है आपकी टेरिटरी ऑफ इंडिया, टेरिटरी ऑफ इंडिया, और एक टर्म है आपका यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं कि टेरिटरी ऑफ इंडिया और यूनियन ऑफ स्टेट, इनमें से कौन सा टर्म आपको ज्यादा बड़ा दिख रहा है, किसका सेंस ज्यादा ब्रॉडर है? मतलब टेरिटरी ऑफ इंडिया ज्यादा एरिया कवर करेगा या यूनियन ऑफ स्टेट ज्यादा एरिया कवर करेगा? तो आप लोग प्लीज इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दें कि टेरिटरी ऑफ इंडिया और यूनियन ऑफ स्टेट्स, इनमें बड़ा कौन है, किसका क्षेत्र बड़ा है, किसका एरिया बड़ा है, कौन ज्यादा एरिया को कवर करता है? ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर बताएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। ठीक है, इन मैटर ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्टेट, नए राज्य बनाने के विषय में इनमें से कौन सा इनकरेक्ट लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो यही इंपॉर्टेंट है मार्क करना कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, नॉट करेक्ट आपसे पूछा गया है। तो पार्लियामेंट में बाय लॉ फॉर्म अ न्यू स्टेट, तो पार्लियामेंट के पास बिल्कुल ये शक्ति मिलती है आर्टिकल 2 और 3 से एक नया राज्य बनाने की। तो हम कह सकते हैं पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है फ्रेंड्स कि सच लॉ शैल कंटेन प्रोविजन फॉर अमेंडमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल, तो ये बात आपका आर्टिकल 4 बताता है, अभी मैंने आपको बताया। तो दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है कि अगर कोई भी राज्य बनाया जाता है आर्टिकल 2 और 3 का उपयोग करके, या कोई भी लॉ बनाया जाता है आर्टिकल 2 या 3 का उपयोग करके, तो हम कह सकते हैं कि हमें पहले और चौथे शेड्यूल में अमेंडमेंट करना पड़ेगा। रीजन क्या है इसका? क्योंकि आपको पता है कि फर्स्ट शेड्यूल में यूनियन और स्टेट्स के नाम लिखे हुए हैं, तो उस नए राज्य का भी नाम हमें लिखना होगा। और जो चौथा शेड्यूल है वो बताता है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, तो जो नया राज्य है उसके भी सीट्स का एलोकेशन हमें राज्यसभा में करना होगा, है ना। तो दूसरा भी हमारा करेक्ट लिखा हुआ है। तीसरा है कि सच लॉ शैल बी डीम्ड टू बी एन अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द पर्पज ऑफ आर्टिकल 368। तो ध्यान रखिएगा ये स्टेटमेंट हमारा गलत है और यही हमारा उत्तर हो जाएगा, क्योंकि आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट का ही चयन करने के लिए कहा गया था। अब फ्रेंड्स ये गलत क्यों है? तो आप देखेंगे कि न्यू स्टेट जब बनाया जाता है, नया राज्य जब बनाया जाता है, तो यह शक्ति केवल पार्लियामेंट के पास है और पार्लियामेंट इसे सिंपल मेजोरिटी से बनाता है। यहां पार्लियामेंट सिंपल मेजोरिटी का इस्तेमाल करता है, मतलब जैसे साधारण विधेयक पास किया जाता है ठीक उसी तरह सिंपल मेजोरिटी से इसको बनाया जाता है। ठीक है, अगर हम आर्टिकल 368 की बात करें तो यहां पर स्पेशल मेजोरिटी की बात की जाती है, तो आर्टिकल 368 का कोई भी उपयोग इसमें नहीं होता है। यही इसीलिए हम कहते हैं कि जो आर्टिकल 2 और 3 है कहीं ना कहीं वो हमारे संविधान के यूनिटरी फीचर को शो करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा गलत है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी चौथा स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं कि नो बिल फॉर इनेक्टिंग सच लॉ शैल बी इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट अनलेस इट हैज बीन रिफर्ड टू द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट हुज एरिया बाउंड्रीज और नेम इज अफेक्टेड।
तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। क्यों सही है? क्योंकि फ्रेंड्स अगर कोई भी नया राज्य बनाया जा रहा है तो ध्यान रखिएगा, किसी भी नए राज्य को बनाने के लिए जो बिल होता है पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करने से पहले उस राज्य में भेजा जाता है जिस राज्य का बाउंड्री या नेम चेंज किया जा रहा हो या एरिया डिक्रीज या इंक्रीज किया जा रहा हो, ठीक है, उसका ओपिनियन लेने के लिए। ये बात अलग है कि उस स्टेट का जो कंसर्न स्टेट है जिसके साथ ये हो रहा है, जिसका एरिया कम या ज्यादा किया जा रहा है या जिसका नाम या बाउंड्री अल्टर किया जा रहा है, तो आप देखेंगे आर्टिकल 3 के माध्यम से, तो उस राज्य का ओपिनियन बाइंडिंग नेचर का नहीं होता है, बाइंडिंग नेचर का नहीं होता है। मतलब प्रेसिडेंट इस बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले लोकसभा में वो बिल प्रेसिडेंट के पास जाएगा, ठीक है, प्रेसिडेंट उस बिल को तुरंत भेजेगा कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर में ओपिनियन लेने के लिए, बिना स्टेट लेजिस्लेचर में भेजे पार्लियामेंट में वो इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता, ठीक है। तो चौथा स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ये ओपिनियन बाइंडिंग नेचर का नहीं होता है, एक लिमिटेड टाइम के लिए स्टेट लेजिस्लेचर को ये दिया जाता है। अगर लिमिटेड टाइम के भीतर स्टेट लेजिस्लेचर अपना ओपिनियन नहीं देता है तो इस बिल को मान लिया जाता है कि उन्होंने ओपिनियन दे दिया है और पार्लियामेंट इसे पास कर देता है। मतलब हम कह सकते हैं कि यहां पर जो स्टेट्स हैं उनका कंसेंट भी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो स्टेट्स हैं, जो भी राज्य है कंसर्न, उसका कंसेंट भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो यहां पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब ये क्वेश्चन भी आपका फ्रेंड्स से यूपी पीसीएस मेंस 2011 में पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, अ बिल फॉर द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू स्टेट इन इंडिया मस्ट बी पास्ड बाय। अब किसी भी नए राज्य को बनाने के लिए जो बिल पेश होगा संसद के अंतर्गत, तो अभी मैंने आपको बताया कि बाकी कोई ऑप्शन आप देखिए ही मत, ठीक है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, पार्लियामेंट एक सिंपल मेजोरिटी से बिल को पास कर देता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2016 में पूछा गया था। अब अगला क्वेश्चन है कि यूनियन टेरिटरी इन इंडिया आर एडमिनिस्ट्रेड बाय, जो यूनियन टेरिटरीज होती हैं इनको भारत के अंतर्गत कौन एडमिनिस्टर करता है? तो यहां पर फ्रेंड्स हम आर्टिकल 239(1) में अगर देखें तो बहुत ही एक्सप्लिसिटली और क्लियरली ये बात लिखी हुई है कि जो यूनियन टेरिटरीज होती हैं, यूटीज शैल बी एडमिनिस्टर्ड बाय प्रेसिडेंट, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा अगर कोई अपॉइंटेड एडमिनिस्ट्रेटर है तो हम कह सकते हैं कि जो यूनियन टेरिटरीज हैं वो प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर करता है थ्रू देयर अपॉइंटेड एडमिनिस्ट्रेटर्स। अब ये कौन होते हैं? तो आप देखेंगे यूटीज में एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं, एलजीज जिन्हें कहा जाता है, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कथन और कारण का। असर्शन लिखा गया है कि इंडिया इज नॉट अ यूनियन, तो ये तो यही गलत हो गया। क्यों? क्योंकि हमें आर्टिकल 1 में बताया गया है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट, तो असर्शन तो हमारा गलत हो गया। रीजन की बात करें कि यूनियन पार्लियामेंट हैज द पावर टू अल्टर द एरिया बाउंड्री एंड नेम ऑफ एनी स्टेट इवन विदाउट इट्स कंसेंट। तो अभी हमने देखा कि जो स्टेट्स होते हैं, जो राज्य हैं, उनका कंसेंट इंपॉर्टेंट नहीं होता है, तो रीजन हमारा सही है, असर्शन गलत है। तो असर्शन रीजन में ऐसे क्वेश्चन में डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होता है कि ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका यूपी पीसीएस में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्टेट। अब आपसे पूछा जा रहा है कि नए राज्यों के बनने के संबंध में इनमें से कौन सी बात संविधान में नहीं लिखी गई है, कौन सा प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का मतलब होता है कि वो संविधान में न लिखा हो। अब ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2013 में पूछा गया था, और यहां पर जो आर्टिकल हम कंसिडर करेंगे वो है आपका आर्टिकल 3। अब देखिए आर्टिकल 3 में लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट हैव द पावर टू इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, टू डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट, टू अल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट, नेम एंड बाउंड्री की भी बात कहता है, बाउंड्री ऑफ एनी स्टेट। तो मतलब ये तो तीनों हो नहीं सकते आंसर, क्योंकि आपसे पूछा गया कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है, और ये तीनों ही संविधान में आर्टिकल 3 में लिखे गए हैं, तो ये तो हमारे आंसर हो नहीं सकते। चौथा स्टेटमेंट लिखा गया है कि अ स्टेट में इंक्लूड अ यूनियन टेरिटरी, तो ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि फ्रेंड्स आर्टिकल 3 में पार्लियामेंट की जो शक्तियां लिखी गई हैं उसमें लिखा गया है कि पार्लियामेंट हैव द पावर टू इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, ध्यान दीजिएगा, डिमिनिश एरिया ऑफ एनी स्टेट, अल्टर द नेम एंड बाउंड्री ऑफ एनी स्टेट। अब इन स्टेट्स में
आपका स्टेट और यूनियन टेरिटरी, स्टेट और यूटी दोनों शामिल है, ठीक है। लेकिन इसमें एक प्रोविजन और लिखा गया है कि पार्लियामेंट हैव द पावर टू क्रिएट अ न्यू स्टेट बाय यूनाइटिंग टू और मोर स्टेट। तो यहां पर जो स्टेट लिखा हुआ है इसमें केवल और केवल आपके राज्य शामिल है, स्टेट, इसमें यूटी शामिल नहीं है। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा गलत है, तो हम कह सकते हैं डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल बाय लॉ ऑफ पार्लियामेंट अंडर द आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपसे पूछ रहा है, कहा जा रहा है कि इनमें से क्या चीज पॉसिबल नहीं है, लॉ किसके ऊपर लॉ बनाना पॉसिबल नहीं है पार्लियामेंट के द्वारा आर्टिकल 3 के तहत। तो आप देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट तो होता ही है ना, अल्टरेशन ऑफ एरिया बाउंड्री होता है, लेकिन अगर एडमिशन की बात करें फ्रेंड्स तो ये आपका आर्टिकल 3 के माध्यम से नहीं होता है, ये आपका आर्टिकल 2 के माध्यम से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यूपी पीसीएस 2020 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तीन स्टेटमेंट आपके यहां पर लिखे गए हैं, आपको करेक्ट स्टेटमेंट का चयन करना है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट है कि द टर्म यूनियन ऑफ स्टेट हैज बीन यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज इंडियन स्टेट्स हैव नो राइट ऑफ सेपरेशन। तो बिल्कुल सही है, जो ये यूनियन ऑफ स्टेट टर्म है हमारा, ये हमें क्या बताता है कि ये जो यूनियन है या जो ये स्टेट्स यूनियन में शामिल हुए हैं, ये किसी पैक्ट या कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से शामिल नहीं है। तो इन दिस वे वी कैन से दैट स्टेट्स हैव नो राइट टू सेसीड फ्रॉम द यूनियन और सेपरेट फ्रॉम द यूनियन। तो पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट है, आर्टिकल 1 को यहां पर हम रेफरेंस लेंगे। उसके बाद आपका जो सेकंड स्टेटमेंट है, एसके धर कमीशन हैड गिवन प्रेफरेंस टू द एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस रादर देन लैंग्वेज फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। तो फ्रेंड्स एसके धर कमीशन ये आपका अपॉइंट हुआ था 1948 में, और इन्होंने अपनी जो रिकमेंडेशन दी उसमें बताया कि राज्यों को भाषाई आधार पर रीऑर्गेनाइज करने के बजाय एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के आधार पर अगर रीऑर्गेनाइज किया जाए तो वो इंडिया के लिए ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो मतलब इन्होंने जो लिंग्विस्टिक आधार था, लिंग्विस्टिक बेसिस था, इसको रिजेक्ट किया था, ध्यान रखिएगा, एसके धर कमीशन ने। इसके बाद आपकी जो सेकंड कमेटी आई वो थी आपकी जेवीपी कमेटी, जिसमें आपके जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया 3 मेंबर शामिल थे। तो अगला स्टेटमेंट उसी के ऊपर है कि कांग्रेस कमेटी इंक्लूडिंग जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल एंड पट्टाभी सीतारमैया वॉज नॉट इन फेवर ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। तो ध्यान रखिएगा, इसके बाद जो जेवीपी कमेटी लाई गई उसने भी एसके धर कमीशन का जो रिकमेंडेशन था उसी को फॉलो किया और बोला कि राज्यों को भाषाई आधार पर बांटना ठीक नहीं है, ठीक है। फाइनली हम इसके बाद देखते हैं तो हमारा दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है यहाँ पर, तो हम कह सकते हैं डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका यूपीपीएससी मेंस 2008 में पूछा जा चुका है। अब फ्रेंड जेवीपी कमेटी के बाद ध्यान रखिएगा, जो फाइनल कमीशन हमारा आता है जिसको हम स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के भी नाम से जानते हैं, वो आपका है फजल अली कमीशन। फजल अली कमीशन अपॉइंट हुआ था 1953 में। तो आप देखेंगे इनकी रिकमेंडेशन जो आई थी उसी आधार पर स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन किया गया था 1956 में। फजल अली कमीशन ने जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की संख्या बताई थी वो कितनी थी, तो इन्होंने कहा था 14 स्टेट्स और 6 यूटीज होंगी भारत के अंतर्गत, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी इससे रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इफ अ न्यू स्टेट इज टू बी फॉर्म्ड विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विल नीड टू बी अमेंडेड। कहा जा रहा है कि अगर एक नया राज्य बनाया जाएगा तो किस अनुसूची में हमें बदलाव करना पड़ेगा या अमेंडमेंट करना पड़ेगा, संशोधन करना पड़ेगा। तो आर्टिकल 4 में हमने पढ़ा फ्रेंड्स कि लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 एंड 3 प्रोवाइडेड फॉर द अमेंडमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल। अगर आर्टिकल 4 में लिखा है कि आर्टिकल 2 और 3 के माध्यम से कोई भी लॉ बनाया जाता है तो हमें पहले और चौथे शेड्यूल में अमेंडमेंट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, तो अब मैं आपको ये कई बार बता चुका हूं, ठीक है। तो यहां पर डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन भी आपका यूपी लोअर सबऑर्डिनेट स्पेशल प्रीलिम्स 2008 में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर यूटीज इन लोकसभा। लोकसभा में यूटीज के लिए कितनी सीट्स रिजर्व्ड हैं, तो आप देखेंगे आर्टिकल 81 में आपको पता चलेगा कि जो लोकसभा है उसमें स्टेट्स के लिए कितनी सीट हैं, तो हम कह सकते हैं 530
और यूटीज के लिए कितनी बताई गई हैं, तो आप कह सकते हैं 20। ठीक है, लेकिन अभी अगर करंट सिचुएशन बात करें तो यहां पर अभी करंट में है 19, लेकिन अगर हम प्रोविजन की बात करें तो वहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स 20 अलॉटेड है यूटीज के लिए, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। यही अगर राज्यसभा में पूछा जाए फ्रेंड्स कि राज्यसभा में कितनी सीट्स रिजर्व्ड हैं, तो यहाँ पर 8 सीट्स रिजर्व्ड है यूटीज के लिए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये आपका यूपी पीसीएस स्पेशल मेंस 2008 में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूटीज डिड द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन क्रिएट इन 1956? तो अभी मैंने आपको बताया 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, तो 2004 पीसीएस में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। और इस तरह से आप देखिए, इससे पहले ही जो सबसे पहला लिंग्विस्टिक स्टेट था इंडिया का, वो कौन सा था, तो हम कह सकते हैं आंध्र प्रदेश। कब बनाया गया, तो वी कैन से दैट ऑन 1 अक्टूबर 1953। ध्यान रखिएगा, 1 अक्टूबर 1953। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारे पास, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दिल्ली वॉज गिवन स्टेटस ऑफ नेशनल कैपिटल रीजन? किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या संवैधानिक संशोधन के द्वारा दिल्ली को नेशनल कैपिटल रीजन का स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड किया गया था? तो 1991 का ये अमेंडमेंट था फ्रेंड्स, 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991। इसके द्वारा हम कह सकते हैं कि जो दिल्ली है फर्स्ट शेड्यूल में लिखी हुई है, ठीक है, जो कि यूनियन टेरिटरी लिस्ट में शामिल है, इसको नेशनल कैपिटल रीजन बोला गया, एक स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड किया गया 69th अमेंडमेंट के द्वारा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। यूपी पीसीएस आरआई 2014 के एग्जाम में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, which one of the following pair is not correctly matched in the terms of power of President of India to make regulations for certain duties under Article 240 of the Constitution of India? आर्टिकल 240 में राष्ट्रपति को कुछ आप कह सकते हैं स्पेशल पावर्स दिए गए हैं विद रिस्पेक्ट टू मेकिंग प्रोविजंस फॉर यूनियन टेरिटरीज। तो यहां पर हम देख लेते हैं फ्रेंड्स, आर्टिकल 240 में जो राष्ट्रपति को पावर्स प्रदान किए गए हैं यूनियन टेरिटरीज को रेगुलेट करने के लिए, लॉ बना सकता है राष्ट्रपति। तो इसमें जो आर्टिकल 240 आपका 240 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए है, उसके बाद सब क्लॉज बी है, सी है, आप कह सकते हैं डी है और ई है, इतने सब क्लॉज उसमें मौजूद हैं। अब ये किन किन स्टेट से डील करते हैं, तो हम कह सकते हैं आर्टिकल 240 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए जो है आपका, ये डील करता है फ्रेंड्स अंडमान एंड निकोबार से। ठीक है, मतलब राष्ट्रपति के पास इस पर्टिकुलर अनुच्छेद से ये राष्ट्रपति को पावर मिल जाती है कि अंडमान निकोबार में यूनियन टेरिटरी है ये, उसको रेगुलेट करने के लिए वो कानून बना सकता है, लॉ बना सकता है, ठीक है, रेगुलेशंस बना सकता है। उसके बाद आर्टिकल 240 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो बी सब क्लॉज हमारा बात करता है लक्षद्वीप का। जो सी है वो बात करता है दादरा एंड नगर हवेली। डी बात करता था पहले दमन एंड दीव का, ठीक है, और ई बात करता था आपका पुडुचेरी का। लेकिन यहां पर फ्रेंड ध्यान दीजिएगा कि आपको पता है हाल ही में जो दादरा नगर हवेली दमन दीव इनको मर्ज कर दिया गया है। तो हम कह सकते हैं 2019 में जो आपका दादरा नगर हवेली दमन एंड दीव मर्जर ऑफ यूटी एक्ट 2019 आया, तो उसमें हम देखेंगे कि जो डी वाला प्रोविजन था इसको रिपील कर दिया गया, ठीक है, और दादरा नगर हवेली को यहां से हटा करके, सॉरी, दमन और दीव को यहां से हटा करके दादरा और नगर हवेली के साथ लिख दिया गया, दमन एंड दीव। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी, डी हट गया, अब ई मौजूद है, डी रिपील हो चुका है, तो ए में अंडमान निकोबार, उसके बाद बी में लक्षद्वीप, सी में आपका दादरा नगर हवेली दमन दीव और ई में आपका पुडुचेरी। ठीक है, तो अब यहां पर आप देखिए सी में लिखा हुआ है पुडुचेरी, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है, इनकरेक्ट का ही आपको चयन करना था, इसलिए सी ऑप्शन हमारा यहां पर करेक्ट हो जाएगा। पुडुचेरी कहां पर लिखा हुआ है, तो हम कह सकते हैं 240 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई। तो ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका पीसीएस 2018 में स्टेट पीसीएस में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत लिखा हुआ है? आईएएस प्रीलिम्स का 2000 का एग्जाम जो हुआ था यूपीएससी 2000, उसमें क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा चुका है। तो फ्रेंड्स लिखा हुआ है गोवा अटेंड फुल स्टेटहुड इन 1987, बिल्कुल करेक्ट है। जो गोवा है उसको स्टेटहुड का दर्जा कब मिला था? 1987 में, याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। जो दीव है इट इज एन आइलैंड इन गल्फ ऑफ खंबत, बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है ये वाला स्टेटमेंट। अगर आप गुजरात का मैप आपको याद होगा तो आप देखेंगे कुछ इस तरह से, ठीक है, तो ये है आपका गल्फ ऑफ कच्छ और फ्रेंड्स ये है आपका गल्फ ऑफ खंबत। अब यहां पर हम देखेंगे तो जो
आपका दादरा एंड नगर हवेली है, उसके बाद दमन और दीव आता है, तो दादरा और नगर हवेली का कुछ पार्ट आपको यहां पर दिखाई देगा, ठीक है, और कुछ पार्ट आपको यहां पर दिखाई देगा। तो ये आपका दादरा और नगर हवेली है। उसके बाद फ्रेंड्स यहां पर आप देखेंगे तो आपका दमन एंड दीव है, और दमन एंड दीव आप कह सकते हैं गुजरात और महाराष्ट्र दोनों के साथ बॉर्डर बनाता है, तो हम कह सकते हैं गल्फ ऑफ खंबट में लोकेटेड है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी अगला ऑप्शन लिखा हुआ है कि दमन एंड दीव वर सेपरेटेड फ्रॉम गोवा बाय 56th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बिल्कुल करेक्ट है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है, जो दमन एंड दीव है उसे गोवा से सेपरेट किया गया था 56th अमेंडमेंट के द्वारा, ठीक है। उसके बाद चौथा स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि दादरा नगर हवेली वर अंडर फ्रेंच कॉलोनियल रूल टिल 1954। तो ध्यान रखिएगा जो दादरा और नगर हवेली थी ये किसकी कॉलोनी थी, तो आप कह सकते हैं ये थी आपकी पोर्चुगीज की कॉलोनी 1954 तक, उसके बाद इसे इंडियन यूनियन में शामिल किया गया, ठीक है। तो यहां पर डी वाला ऑप्शन हमारा गलत है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है सिक्किम बिकेम द स्टेट ऑफ इंडिया अंडर, सिक्किम भारत का पार्ट कब बना था। चार ऑप्शन यहां पर आपको दिए गए हैं। तो फ्रेंड जो सिक्किम है आपको पता है इट इज अ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया एंड इट बिकेम द 22nd स्टेट बाय 36th अमेंडमेंट। ये भारत का 22वां राज्य बना था, ध्यान रखिएगा, ये कई बार नंबर भी पूछ लिया जाता है। तो सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था किस अमेंडमेंट के द्वारा, तो ये बना था 36वें अमेंडमेंट के द्वारा, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि 1974 में जो सिक्किम की असेंबली थी, ठीक है, आप कह सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम एक्ट 1974 पास किया गया, ठीक है, और उसने सिक्किम को भारत में मिलाने का एक रास्ता क्लियर किया। तो हम कह सकते हैं कि जो स्टेटहुड का फुल स्टेटहुड का दर्जा तो इसे 22वें अमेंडमेंट के द्वारा मिला था, लेकिन अगर प्रोविंस की हम बात करें तो वो बन गया था ये 35th अमेंडमेंट के द्वारा ही। 35th अमेंडमेंट के द्वारा एक आर्टिकल ऐड किया गया, आर्टिकल 2A, ध्यान रखिएगा, एक नया आर्टिकल इंसर्ट किया गया और सिक्किम को एक एसोसिएट स्टेट का दर्जा दे दिया गया, ठीक है। तो अगर एग्जाम में आपके 36 और 35 दोनों लिखा हुआ है और पूछा जा रहा है कि सिक्किम को फुल स्टेटहुड कब दिया गया, तो वो तब तो आपका आंसर होगा 36th अमेंडमेंट। लेकिन अगर यहां पर देखिए 36 कहीं भी नहीं लिखा था, तो यहां पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एसोसिएट स्टेट का इसको दर्जा 35th अमेंडमेंट के द्वारा ही प्रोवाइड कर दिया गया था, ठीक है। 35th अमेंडमेंट के द्वारा ही इसको एसोसिएट स्टेट का दर्जा दे दिया गया था, ध्यान रखिएगा। और 35th अमेंडमेंट आपका कब हुआ था, तो हम कह सकते हैं 1974 में। अगर 36th अमेंडमेंट की बात करें तो ये आपका हुआ था 1975 में, ठीक है। तो ये आपका था 1975 में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है एग्जाम में, इससे एक बार ये आपके साथ खेल चुका है, आगे भी आ सकता है, ध्यान रखिएगा। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। एक बार क्या, दो बार पूछा जा चुका है। यूपी लोअर सबऑर्डिनेट 2013 में पूछा गया, उसके बाद यूपी पीसीएस मेंस 2005 में पूछा गया, तो मतलब यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में अब की बार इसका नंबर लगेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Which one of the following is the correct chronological order of the formation of the following state as full states of Indian Union? मतलब इन सभी स्टेट को फुल स्टेटहुड का दर्जा कब प्रोवाइड किया गया, आपको करेक्ट क्रोनोलॉजी में लगाना है। तो अगर यहां पर हम देखें फ्रेंड्स, तो जो सिक्किम है आपका, अभी हमने देखा कि सिक्किम को कब स्टेटहुड में डाला गया, 22वां स्टेट बना ये 35th अमेंडमेंट के द्वारा या 36th अमेंडमेंट के द्वारा, आप कह सकते हैं 1975 में, ठीक है। तो यहां पर वैसे जो बी ऑप्शन है हमारा वो करेक्ट दिख रहा है। आप देखिए नागालैंड जो है, नागालैंड आपका था 1963 में सबसे पहले, हरियाणा आपका था 1966 में, सिक्किम आपका था 1975 में, और अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें फ्रेंड्स तो ये था आपका 1987 में। तो बी ऑप्शन यहां पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यहां पर भी आपसे वही स्टेटहुड की क्रोनोलॉजी पूछी जा रही है। तो ये क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2009 और यूपी पीसीएस मेंस 2006 दो बार पूछा जा चुका है। तो छत्तीसगढ़ की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो यहां पर आप ध्यान दीजिए 1 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000 और 15 नवंबर 2000, ये तीन डेट एटलीस्ट आप याद कर लो, एकदम रट लो इसको, ठीक है, जुबान पे। क्यों रट लो, क्योंकि फ्रेंड्स अगर 1 नवंबर 2000 की हम बात करें तो यहां पर मध्य प्रदेश से अलग किया गया था छत्तीसगढ़ को, ठीक है। अगर 9 नवंबर 2000 की बात करें तो यहां पर उत्तराखंड को अलग किया गया था उत्तर प्रदेश से, और 15 नवंबर 2000 की हम बात करें तो फ्रेंड्स यहां पर हम देखेंगे कि जो
बिहार है वहां से झारखंड को अलग किया गया था। तो जो सदर्न पार्ट है बिहार का उसको बिहार से अलग काट दिया गया था। तो झारखंड वॉज फॉर्म्ड ऑन 15 नवंबर 2000 बाय कार्विंग सदर्न पार्ट ऑफ बिहार। तो ये 3 डेट्स तो एटलीस्ट आप कंठस्थ तरीके से याद कर लो, और आसान भी याद करना 1/9/15, 1/9/15। बाकी सन 2000 सेम है सब में, तीनों में। तो 1 तारीख आप कह सकते हैं 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ अलग हुआ, मध्य प्रदेश से अलग हुआ। ये भी इंपॉर्टेंट है कि अलग किससे हुए हैं, ठीक है। अगर 9 नवंबर 2000 की बात करें तो उत्तराखंड, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, उत्तर प्रदेश से अलग हुआ। और अगर 15 नवंबर 2000 की बात करें तो इस दिन आप देखेंगे झारखंड अलग हुआ किससे, बिहार से। तो अब यहां पर छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो ये आपका अलग हुआ था 2000 में, ठीक है। अगर फ्रेंड्स अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए तो अभी हमने देखा 1987 में। झारखंड को भी हमने देख लिया 2000 में, लेकिन झारखंड जो है ये 15 नवंबर को है, तो छत्तीसगढ़ के बाद होगा, ठीक है। ये 1 नवंबर है, ये आपका 15 नवंबर है 2000, और सिक्किम आपका 1975 थ्रू 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। तो यहां पर अगर क्रोनोलॉजी हम देखें तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 4 2 1 3 सबसे नंबर 1 पे आपका ये आ जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स देखेंगे हम, दूसरे नंबर पे आपका ये आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश, तीसरे नंबर पे आपका आ जाएगा छत्तीसगढ़, और चौथे नंबर पे आ जाएगा झारखंड। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। उत्तराखंड स्टेट वॉज क्रिएटेड इन, तो 2000 में क्रिएट हुआ था, आप कह सकते हैं 9 नवंबर 2000। जो उत्तराखंड था उसको उत्तर प्रदेश से अलग कर दिया गया, और उत्तराखंड भारत का 27वां राज्य था, ध्यान रखिएगा, 27th स्टेट ऑफ इंडिया। तो यूपी पीसीएस मेंस 2014 में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा चुका है। आगे बढ़ते हैं। द फॉलोइंग स्टेट्स वर क्रिएटेड आफ्टर 1960, 1960 के बाद ये स्टेट्स क्रिएट हुए हैं। अरेंज देम असेंडिंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब देखिए यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज जोड़ दी कि आपको क्रोनोलॉजी में लगाना है, लेकिन बढ़ते हुए क्रोनोलॉजी में। तो अगर सबसे पहले हम देखें कौन फॉर्म हुआ है इन तीनों में, तो आप देखेंगे नागालैंड का फॉर्मेशन हुआ 1963 में, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स सेकंड नंबर पे आपका हरियाणा आ जाता है 1966 में। थर्ड नंबर पे आप देखेंगे फ्रेंड्स तो मेघालय आ जाएगा 1972 में, और सिक्किम आपका आ जाता है 1975 में। तो सी ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 3 1 4 2। अब ये क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2010 और यूपी पीसीएस स्पेशल मेंस 2008। तो अभी भी ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वर क्रिएटेड इन इंडिया। तो आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो अभी हमने बात की 1 अक्टूबर 1953। अगर हिमाचल प्रदेश को देखें फ्रेंड्स तो ये आपका 1971 में बना था, ध्यान रखिएगा। हरियाणा 1966 और सिक्किम 1975। तो आप देखेंगे घुमा फिरा के अगर आपको सिक्किम, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, इनका पता है, अगर इतने स्टेट्स का डेट याद है तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला, ठीक है। आप एलिमिनेशन मेथड यूज कर लोगे फिर। तो बी ऑप्शन यहां पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपका यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2014 में पूछा चुका है। इसके बाद फ्रेंड्स करेक्ट क्रोनोलॉजी में आपको लगाना है। अगर गोवा की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है 1987, ठीक है। तेलंगाना, गोवा कहां से आप देखेंगे 1987 में गोवा को फुल स्टेटहुड का दर्जा दे दिया गया था। उसके बाद फ्रेंड्स अगर तेलंगाना की हम बात करें तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए 2014 में तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग किया गया, ठीक है। झारखंड की बात करें तो 2000 में अभी हमने देखा इसको, सन 2000 में अलग हुआ। अगर हरियाणा की बात करें तो ये आपका 1966 में अलग हुआ था। तो यहां पर अगर क्रोनोलॉजी हम देखें तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, 4 1 3 2। अब ये क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2021 में पूछा गया, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट असेंडिंग ऑर्डर। ऑर्डर प्लीज आप देख के चलना एग्जाम में, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा कि असेंडिंग पूछ रहा है डिसेंडिंग पूछ रहा है। आते आते क्वेश्चन गलत कर देते हैं हम लोग, है ना, अगर हम लोग ये ध्यान से ना पढ़े तो। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपका यूपी, अब आरओ वाले बिल्कुल सतर्क हो जाएं। यूपी आरओ मेंस का एग्जाम हुआ था 2013 का, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। नागालैंड कब बना था तो अभी हमने देखा 1963 में। अगर एग्जैक्ट डेट हम देखें तो 1 दिसंबर 1963। इसके बाद फ्रेंड्स मेघालय को देखें तो ये 1972 में बना था, ठीक है। सिक्किम की बात करें तो ये आपका 1975 में बना था, और अरुणाचल प्रदेश अभी हमने देखा 1987 में। तो जो करेक्ट क्रोनोलॉजी है वो आपको पहले ही ऑप्शन में दिखाई देगी, ठीक है, 63, 72, 75 और 87।
तो ये क्वेश्चन भी आपका यूपी आरओ मेंस 2013 में पूछा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो लोग आरओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्वेश्चन का स्तर देख लें, वो इसी तरह से आने वाला है। मेंस में क्वेश्चन पूछा गया आरओ के, तो आपका तो प्रीलिम्स होने वाला है, उसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। मैच दी फॉलोइंग आपको करना है यहाँ पर। अब नागालैंड, एक तरफ राज्यों के नाम लिखे हैं, दूसरी तरफ उनके बनने का ईयर लिखा हुआ है, फॉर्मेशन ईयर। तो नागालैंड कई बार हमने देख लिया 1963, है ना, तो इसको हम यहाँ पर मिला सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन टेक्निकली तो गलत था, 1962 लिखा हुआ है, इसको लिखना चाहिए था 1963, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो नागालैंड का हो जाएगा 2। तेलंगाना की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो हमने देखा 2014 में बना था, तो इसका हो जाएगा 4। झारखंड आपका 2000 में बना था, तो इसका हो जाएगा 1। और सिक्किम आपका बना था 1975 में, तो इसका हो जाएगा 3। तो यहाँ पर क्रम हमारा बी वाला सही होगा, 2143, अगर यहाँ पर 1963 होता तो। यूपी आरओ मेंस 2017, आरओ वालों के लिए खुशखबरी है, ये क्वेश्चन आपका दोबारा रिपीट होने वाला है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, करेक्ट सीक्वेंस आपको बताना है फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर को देखना। कई बार ये क्वेश्चन गलत करते हैं बच्चे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो यूपी पीसीएस मेंस 2013 का क्वेश्चन था ये। तो यहां पर फ्रेंड्स, अगर राजस्थान की हम बात करें, सबसे पहले महाराष्ट्र लिखा है, तो महाराष्ट्र आपका क्रिएट हुआ था 1960 में, राजस्थान आपका क्रिएट हुआ था 1958 में, और हरियाणा 1966 में। तो ऑर्डर देखिए, डी वाला करेक्ट हो जाएगा। 1966 महाराष्ट्र आपका आ जाएगा 1960, और राजस्थान आपका आ जाएगा 1958। ठीक है, 1958। तो यहां पर डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपसे डिसेंडिंग ऑर्डर कहा गया था। अब देखिए, घटता हुआ क्रम आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड इन 1948? इनमें से कौन सा राज्य 1948 में बना था? अब ये क्वेश्चन भी आपका गलत था। आरओ में पता नहीं क्या हो गया है कमीशन को। आरओ 2013 मेंस के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, लेकिन अब गलत नहीं होगा क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, है ना। अब समय बदल गया, सरकारें बदल गई। ठीक है, तो अब एटलीस्ट क्वेश्चन तो गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन अब गलत नहीं होगा। तो अब इस क्वेश्चन को अगर हम सही करें, तो आपसे पूछा गया है कौन सा स्टेट 1948 में बना था। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, यहां पर अगर हिमाचल प्रदेश की हम बात करें, ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश को प्रोविंस डिक्लेयर कर दिया गया था 1948 में। इसे फुल स्टेटहुड का दर्जा तो मिला था 1971 में, 1971 में, लेकिन प्रोविंस ये डिक्लेयर हो गया था 1948 में। ठीक है, तो इसलिए आप कह सकते हैं कि हमारा डी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। हालांकि ये इनकरेक्ट क्वेश्चन है ना, 1948 में कोई नहीं बना था। अगर ये यहां पर ये लिखता कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंस ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड इन 1948, तो आपका हिमाचल प्रदेश करेक्ट होता, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होता। अगर हम पंजाब, वेस्ट बंगाल, पंजाब और असम की बात करें फ्रेंड्स, तो ये 1947 को ही प्रभाव में आ गए थे। ठीक है, और फुल स्टेटहुड का दर्जा इन्हें मिला था 26 जनवरी 1950 को, इन तीनों को। लेकिन अगर हिमाचल प्रदेश की हम बात करें, तो 1948 में प्रोविंस डिक्लेयर हो गया था, और 1971 में हम कह सकते हैं इसे फुल स्टेट का दर्जा दे दिया गया था। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहां पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। हालांकि ये क्वेश्चन इनकरेक्ट है, मैं फिर कह रहा हूं, अगर यहां पर प्रोविंस लिख दे तो ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी हिमाचल प्रदेश होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, द कमीशन फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज वाज एस्टेब्लिश्ड इन। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछ लिया। हालांकि ये भी क्वेश्चन टेक्निकली गलत था। क्यों? क्योंकि 1956 में तो रीऑर्गेनाइजेशन किया गया था। अब जो बच्चे 1956 टिक कर रहे हैं, तो उनको ये पता होना चाहिए कि 1956 में रीऑर्गेनाइजेशन कर दिया गया था। यहां पर कहा जा रहा है कि कमीशन को कब स्टेब्लिश किया गया, तो ये किस कमीशन की बात कर रहा है? ये बात कर रहा है फजल अली कमीशन की। जो फजल अली कमीशन था फ्रेंड्स, इसका एस्टेब्लिशमेंट तो 1953 में ही हो गया था ना। इसने रिपोर्ट दी, और 1956 में फिर फाइनली आप कह सकते हैं कि फजल अली कमीशन की जो रिकमेंडेशन थी, उसके आधार पर स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन किया गया। उनका रिकमेंडेशन था 14 स्टेट्स और 6 यूटीज का। लेकिन अपॉइंट तो ये 1953 में ही हो गए थे। इनके साथ 2 मेंबर और थे, उनका भी नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एक थे आपके के.एम. पानिकर, और एक थे आपके एच.एन. कुंजरू। के.एम. पानिकर और एच.एन. कुंजरू और फजल अली, इन तीनों लोगों का मिला जुला कमीशन था। ठीक है, इन्होंने रिपोर्ट अपनी जो प्रस्तुत की, उसमें द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 हमारा पास किया गया। अब जो फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट था, इसको मत आप भूलना, आंध्र प्रदेश था, 1953 में ही बना दिया गया था।
ठीक है, 1 अक्टूबर 1953 को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा टेक्निकली गलत था, यूपीपीसीएस में बहुत पहले पूछा गया था 1990 में। आगे बढ़ते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। बहुत आसान है, ये आपके लिए हलवा है गाजर का। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। यूपीपीसीएस 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश वाज द फर्स्ट स्टेट टू बी क्रिएटेड ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस बाय सेपरेटिंग द तेलुगु स्पीकिंग एरिया ऑफ द मद्रास स्टेट। ठीक है, जो तेलुगु स्पीकिंग एरिया था हमारा मद्रास स्टेट का, यहां से सेपरेट कर दिया गया था आंध्र प्रदेश को। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आप देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। फ्रेंड्स, यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, दूसरों तक इस चैनल के बारे में पहुंचाएं। एक विजन और प्लानिंग के साथ मैं यहां पर चल रहा हूं। सबसे पहले हम लोग पीवाईक्यूज के माध्यम से अपना पूरा सिलेबस कवर करेंगे और उसके बाद हर एक सब्जेक्ट का आप कह सकते हैं निजी तौर पर क्रैश कोर्स भी यहां पर लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, so thank you so much for participating in this session.